नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण खंड आधुनिक भारत के जो प्रमुख बिंदु है और ये आपको सामान्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पीसीएस से लेकर के एनटीपीसी और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे वनडे एग्जामिनेशन है जैसे रेलवे है, एसएससी है, तो सारी प्रतियोगिता परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग दो प्रमुख टॉपिक को उठाए हैं। एक तो पहला है कि राष्ट्रवादी आंदोलन जो है, आधुनिक काल में जो राष्ट्रवादी आंदोलन था उसमें प्रमुख केस कौन कौन से हैं, जो अभियोग लगाए गए और उसका मुकदमा चला है, तो वो केस कौन कौन से हैं, उसके परिणाम कौन कौन से आए हैं और वो किससे संबंधित है, वो व्यक्ति अभियुक्त कौन है, वो केस कहाँ हुआ था। तो ये पहला तो ये है। और दूसरा खंड है कि बहुत सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आधुनिक दौर में चले थे। तो आज हम लोग उन दोनों ही बिंदु को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि अभियुक्त बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र, जिसका नाम हम लोग सुनते हैं इतिहास में, वो अंतिम मुग़ल बादशाह था। तो इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला गया था 1857 के विद्रोह के समय, और उसका कारण था कि वो षड्यंत्रकारियों को वो प्रश्रय दिए थे, वो सहयोग किए थे। कई सारे हत्याएं और अस्थिरता फैलाने के प्रयास में इन पर आरोप लगाया गया था। और ये केस कहाँ चला था, तो ये केस चला था लाल किला दिल्ली में। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बहादुर शाह जफ़र पर 1857 के विद्रोह के दौरान केस कहाँ चला गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल किला दिल्ली। इसका वर्ष भी पूछा जा सकता है, जैसे 27 जनवरी 1858 से 9 मार्च 1858 तक ये केस चला था। और इसमें इसका निर्णय क्या आया था, तो निर्णय आया था कि ये मुग़ल शासक का जो दौर था और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र जो थे वो अंतिम मुग़ल बादशाह के रूप में जाने जाते हैं। तो उनको बंदी बना लिया गया और उनको रंगून भेज दिया गया। तो ये पहला पॉइंट था। उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो बहुत ही भारतीय इतिहास में प्रचलित व्यक्ति हैं, एसएन बनर्जी के नाम से भी जानते हैं, तो इनके ऊपर इन्होंने एक पत्रिका लिखा था बंगाली। और इस बंगाली में जो वो लेख लिखा था उसमें कुछ ब्रिटिशों के प्रति आलोचना थी और न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया गया। न्यायालय के कोई ऐसे निर्देश थे जो इस पत्रिका में जो लेख उद्धृत किया गया वो न्यायालय का अवमानना था, और इस कारण से कलकत्ता उच्च न्यायालय में 1883 में इन पर केस चलाया गया था। और इस केस के कारण इन पर 2 वर्ष की सज़ा भी प्राप्त हुई थी, कारावास की सज़ा मिली थी। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम लोग कई सारी बातें पढ़ते हैं इतिहास में, लेकिन इन पर 3 वर्षों में, अलग अलग वर्षों में इन पर केस चलाया गया। एक है पहला, सबसे पहले 1897, 1908 और 1916। तो ध्यान रखना है, अलग अलग आरोप थे। इनमें एक महत्वपूर्ण है कि केसरी, जो 2 पत्रिका इनका इम्पोर्टेंट है, एक मराठा है और दूसरा केसरी है। मराठा और केसरी, ध्यान रखना है। तो इस केसरी में जो उन्होंने उत्तेजनात्मक सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का लेख लिखा, इसके आरोप में ही इन पर केस चलाया गया था। तो ध्यान रखेंगे, इस पत्रिका का नाम ध्यान रखेंगे और वर्ष ध्यान रखेंगे। और जब 1897 में इन पर चला था तो उसमें 18 माह का कारावास दिया गया था, और उसका पहली बार राजद्रोह के कारण इनको आरोपी ठहराया गया था। फिर 1908 में जब केस चला था तो इनको मांडले जेल में निर्वासित कर दिया गया था, और जब 1916 में इन पर केस चला था तो उसमें जेल की सज़ा न देकर साधारण दंड दिया गया था। तो ये तीनों घटना याद रखेंगे। नेक्स्ट है अरविंद घोष। अरविंद घोष, इनके साथ 37 अन्य लोग भी थे। कई बार पूछा जाता है कि अलीपुर बम कांड से कौन संबंधित हैं या संबंधित नहीं है, ऐसा भी पूछा जा सकता है।
तो ये अलीपुर बम कांड कब हुआ था? तो 1908-1909 में हुआ था, ये ध्यान रखने की बात है। और इसमें मुजफ्फरनगर के कलेक्टर के हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है, इसका जो निर्णय दिया गया न्यायालय के द्वारा, उसमें विचाराधीन कैदी के रूप में इन्हें 1 वर्ष का कारावास दिया गया था। नेक्स्ट है बी डी सावरकर। बी डी सावरकर, इनके बारे में एक महत्वपूर्ण कथन ही है। 1857 को इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। इसमें अब देखना है कि इन पर जो केस चलाया गया था वो 1910 और जनवरी 1911 में चला था। तो बी डी सावरकर पर जो केस चलाया गया था, इसका कारण क्या था? तो कारण है सरकार के विरोधी इनके द्वारा आक्रामक एवं उत्तेजनात्मक भाषण दिया गया, हथियार एकत्रित किया गया और विद्रोहियों के बीच वितरित किया गया। तो ये आरोप लगा था। किस वर्ष इन पर मुकदमा चलाए गए? तो 1910 एवं 1911 में। और इनको 2 बार जो है आजीवन कारावास दिए गए। एक बार 50 वर्ष जब इनका उम्र था, और दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग ने भी उन्हें दोषी करार दिया। तो सामान्यतः तो भारत में जो उस समय ब्रिटिश न्यायालय कार्यरत थी, ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था, उसके द्वारा दिया जाता था। लेकिन इनके केस के संदर्भ में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के हेग में है, उन्होंने भी इनको दोषी करार दिया था। तो यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि किस भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दोषी करार दिया गया था? तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसको ध्यान रखने की बात है। और जब इनको 10 वर्ष की सज़ा दी तो अंडमान निकोबार जेल में भेज दिया गया। और सामान्यतः अंडमान निकोबार जेल में जो सज़ा दी जाती थी उसको काला पानी की सज़ा कहा जाता था। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और शंकर लाल बैंकर, 2 ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यंग इंडिया में प्रकाशन के लिए 1922 में इन पर आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा सरकार के विरुद्ध उत्तेजनात्मक लेख लिखा गया और प्रकाशित किया गया। तो हम लोगों को ध्यान रखना है पहले कि यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। ये इन पर इस आरोप में केस कब चलाया गया? 1922 में चलाया गया। चूँकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कई ऐसे कानून बनाए गए थे जिस कानून में कहा गया था कि सरकार के विरुद्ध यदि उत्तेजनात्मक लेख लिखते हैं तो इसे राजद्रोह माना जाएगा और कानून का उल्लंघन माना जाएगा। तो इसी कारण से महात्मा गांधी एवं उनके साथ जो है शंकर लाल बैंकर को, जो यंग इंडिया के प्रकाशक थे, उनको 6 वर्ष की कारावास की सज़ा दी गई। लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से 1924 में रिहा कर दिया गया। तो सामान्यतः 2 वर्ष ही इन्होंने इस आरोप में सज़ा काटे थे। नेक्स्ट है, इस 31 साम्यवादी में कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण ये है कि मेरठ षड्यंत्र केस से कौन जुड़े हुए थे? तो वो उस समय साम्यवादी की ओर जो कुछ राष्ट्रवादियों का झुकाव था साम्यवाद की ओर, तो उसमें अरविंद घोष जैसे नेता भी थे। तो ध्यान रखना है कि उन्हीं पे मार्च 1929 में आरोप लगाया गया था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का, और कई व्यक्ति को इसमें सज़ा दी गई थी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मेरठ षड्यंत्र केस से संबंधित वर्ष ध्यान रखेंगे जो 1929 है, और इसमें आरोपियों को अलग अलग प्रकार के दंड दिए गए थे, जो 3 वर्ष के कारावास से लेकर के आजीवन कारावास तक था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है भगत सिंह। तो ध्यान रखेंगे भगत सिंह जो है, उन पर जो आरोप था वो 2 आरोप था। एक था सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना और दूसरा था सैंडर्स की हत्या। तो जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की घटना थी वो जून 1929 थी, और सैंडर्स जिन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या की थी, तो उसके आरोप में जुलाई 1929, मतलब 2
अलग अलग घटनाओं में इनको 2 अलग अलग सज़ा मिली थी। तो ध्यान रखना है, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में इनको आजीवन निर्वासन की सज़ा मिली थी और सैंडर्स की हत्या के मामले में इनको मृत्युदंड की सज़ा मिली थी। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एम.एन. राय, जो भारत में जो साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता थे, बहुत सारे नेता, उनमें एम.एन. राय का नाम सबसे आगे लिया जाता है। तो इनके ऊपर षड्यंत्र और राजद्रोह का आरोप था और वो समय था 1931 से 32 और इसी आरोप में इनको 12 वर्ष की कारावास की सज़ा दी गई। बाद में इसको घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, एम.एन. राय, षड्यंत्र और राजद्रोह का आरोप, वर्ष था 1931-32 और सज़ा मिली थी 12 वर्ष, लेकिन उसको कम करके 6 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि 3 व्यक्ति थे, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, और केस था INA केस। तो ये महत्वपूर्ण केस है। ये पूछे भी जाते हैं कि INA केस जो था, INA प्रकरण जो था, वो किस वर्ष हुआ था। तो 1945 के कड़ी में हुआ था और इसमें इन तीनों व्यक्ति पे लाल किला में मुकदमा चलाया गया था और वर्षों बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई जैसे लोग जो है इनका केस लड़ा था। तो ये ध्यान रखना है। इसका आरोप क्या था? तो उकसाने वाली कार्रवाई थी और हत्या करने का आरोप था। ठीक है। अब इसमें सज़ा का क्या प्रावधान किया गया? तो आजीवन निर्वासन की सज़ा दी गई और भत्ते और अन्य राशि जो बाकी थे उनको स्वीकृति प्रदान कर दी गई। आजीवन निर्वासन की सज़ा को परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन जिनके भत्ते एवं अन्य राशि बाकी थे उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई। तो ये महत्वपूर्ण केस है जो ध्यान रखना है। उसमें फिर से हम लोग एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। बहादुर शाह जफर 1857 के आरोप में लाल किला में मुकदमा चलाया गया था और इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली में लेख लिखने के कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय में इन पर आरोप लगाया गया था और 2 वर्ष के कारावास की सज़ा दी गई। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने केसरी जो पत्रिका थी उसमें सरकार के विरुद्ध लेख लिखने का आरोप में 18 माह का कारावास इनको दिया गया था। हालांकि 3 बार इनको सज़ा दिया गया, 1857, 97, 1908 और 1916। नेक्स्ट है अरविंद घोष, इनका था मुजफ्फरनगर कलेक्टर की हत्या का प्रयास, अलीपुर बम कांड। ध्यान रखना है, अलीपुर बम कांड से कौन जुड़े हुए थे? तो अरविंद घोष जुड़े थे। 1908 और 9 की घटना है और इनको 1 वर्ष का कारावास दे दिया गया। नेक्स्ट है BD सावरकर। तो BD सावरकर 1910-1911 में सरकार के विरुद्ध आक्रामक भाषण देने और हथियार एकत्रित करने में उनको पर सज़ा चलाई गई थी और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग के द्वारा भी इनको दोषी करार दिया गया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी, यंग इंडिया के लेखक, सरकार के विरुद्ध लेख और 1922 में इन पर चलाया गया था मुकदमा और उसमें 6 वर्ष का कारावास दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मेरठ षड्यंत्र। तो मेरठ षड्यंत्र में 31 साम्यवादी को आरोपी ठहराया गया था और इसी क्रम में अलग अलग सजाएं दी गई थी। उसके बाद है भगत सिंह। भगत सिंह को जून 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने में आजीवन निर्वासन और सैंडर्स के हत्या कारण मृत्युदंड। एम.एन. राय षड्यंत्र और राजद्रोह 12 वर्ष का कारावास 6 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि INA केस में इनमें से कौन नहीं थे और 3 नाम रहता है ये तीनों, शाहनवाज, उसके बाद प्रेम कुमार सहगल, उसके बाद रहता है गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और चौथा में कोई और दे दिया जाता है और टिक लगाने के लिए बोला जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे तीनों को। और लाल किला में इसका मुकदमा चला था 1945 में, ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की ओर, जो 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक चलाए गए थे। तो सबसे पहला 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक वर्ष था, 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक वर्ष जो 18वीं शताब्दी के लास्ट और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, मतलब 1801 से शुरू हुआ, तो उसको हम लोग 19वीं शताब्दी कहते हैं। तो इसमें गुजरात में था एक स्वामी नारायण संप्रदाय। स्वामी नारायण संप्रदाय का संबंध कहाँ से था? तो गुजरात से था। और ये इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्वामी सहजानंद का मूल नाम क्या था? उत्तर है घनश्याम। अब इनका उद्देश्य क्या था? तो ये है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे कि ईश्वर की अवधारणा में विश्वास, वैष्णव धर्म की भोगवादी रीति का विरोध और नैतिक आचार संहिता का निर्माण। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, ये हम लोग वैसे भी सामान्य रूप से पढ़ते हैं, ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज को प्रारंभ में आत्मीय सभा कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, और ये कलकत्ता में किया गया था। तो ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कालांतर में और भी लोग इसमें जुड़ते गए, जैसे उन्हीं के शिष्य में थे देवेंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने आदि ब्रह्म समाज का गठन किया। केशव चंद्र सेन थे, जो भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किया। और इसके बाद साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया। तो तीनों ध्यान रखना है, ये सभी कालांतर में ब्रह्म समाज के ही अलग अलग विंग है। जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज गठित किया गया, फिर केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज किया गया, और बाद में जो अनुयायी वगैरह थे, उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की नींव रखी। तो इसमें 3-4 बातें हैं। एक है आत्मीय सभा, कलकत्ता, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक, भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक केशव चंद्र सेन। अब इनका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य भी हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। एकेश्वरवाद का प्रचार, एकांतवाद का प्रचार, अवतारवाद, ध्यान, त्याग, ब्राह्मण वर्ग, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और सती प्रथा का विरोध, जो कि हिंदू धर्म की कुरीतियाँ थी। उसके बाद राजा राम मोहन राय के द्वारा कई सारे पत्रिकाओं की भी रचना की गई। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी पूछे जाते हैं। जैसे संवाद कौमुदी 1821 में, ये किन की पत्रिका है? तो राजा राम मोहन राय। उसके बाद नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के द्वारा और भी जो पत्रिकाएं रचना की गई है, उसमें एक है मिरातुल अखबार, ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे तत्वबोधिनी है, वो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद इंडियन मिरर है, केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद तत्व कौमुदी, द इंडियन मैसेंजर, द संजीवनी, द नव भारत, प्रवासी। तो ये व्यक्ति विशेष तो नहीं दिया गया है, लेकिन साधारण ब्रह्म समाज जो कालांतर में बना, तो उससे ये रिलेटेड है। तत्व कौमुदी, द इंडियन मैसेंजर, द संजीवनी, द नव भारत और प्रवासी। तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1826 से 1831 के बीच में यंग बंगाल आंदोलन चलाए गए थे, और ये हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के द्वारा चलाया गया था। तो ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है यंग बंगाल आंदोलन, वन लाइनर में पूछा जाएगा यदि क्वेश्चन, तो पूछा जाएगा कि यंग बंगाल आंदोलन का किन के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसके संस्थापक थे हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, और वर्ष था 1826 से 31। और इनके और भी सहयोगी कौन कौन थे? संस्थापक में हो गए डेरोजियो, सहयोगी में हो गए जैसे रसिक कृष्ण मल्लिक, ताराचंद्र चक्रवर्ती, कृष्ण मोहन बनर्जी। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य है एकेश्वरवाद का प्रचार, हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार, सामाजिक कुरीतियों का आलोचना। उसके बाद सत्य, तर्क, स्वतंत्रता में विश्वास। और ये महत्वपूर्ण है कि इनके द्वारा एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। जैसे ये महत्वपूर्ण है, सोसाइटी फॉर एक्विजिशन एंड जनरल नॉलेज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो डेरोजियो के द्वारा किया गया था। ये हम लोगों को याद रखना है। या ये फिर दूसरा तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे सोसाइटी फॉर एक्विजिशन एंड जनरल नॉलेज, ये किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये भी उत्तर हो जाएगा यंग बंगाल आंदोलन। इसे ध्यान रखना है। उसके बाद
ये हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के द्वारा और भी दो प्रमुख पत्रिका है, जैसे हेस्पेरस और द कलकत्ता लाइब्रेरी गजट। तो इनका भी संपादन किनके द्वारा किया गया था? हेनरी विवियन डेरोजियो से द्वारा। ध्यान रखना है, हेस्पेरस और द कलकत्ता लाइब्रेरी गजट। कुछ समय तक ये इंडिया गजट से भी जुड़े रहे, तो ध्यान रखने की बात है। आगे चलते हैं हम लोग। राधाकांत देव के द्वारा धर्म सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। प्रश्न पूछता है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, तो उत्तर है राधाकांत देव। और ये कब स्थापित किया गया? 1829-30 में किया गया था। और ये जो धर्म सभा था, ये ब्रह्म समाज का विरोध किया, उसके बाद हिंदू कट्टरवाद का समर्थन किया, ध्यान रखना है, और पश्चात शिक्षा का भी समर्थन किया और उसके प्रचार प्रसार में सहयोग किया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो ब्रह्म समाज के विरोध में और हिंदू कट्टरवाद के समर्थन में स्थापित किया गया था? तो धर्म सभा हो जाएगा। अगर विकल्प में कई सारे धार्मिक सुधार सोसाइटी और समिति का यदि दिया जाएगा विकल्प में, तो दूसरा चीज़ इसी को अगर कथन में पूछा जाएगा तो पहला तो ये हो गया कि ब्रह्म समाज के विरोध में निम्न मतलब कौन सी संस्था थी, या धर्म सभा के संबंध में विचार करें। इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी और इसके संस्थापक राधाकांत देव थे। दोनों कथन सही है। तो इस तरह से इस सब चीज़ों से मॉडर्न हिस्ट्री में प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन। ये 19वीं शताब्दी अर्थात 1820 में स्थापित हुआ था और ये 1870 तक ये सक्रिय रहा और ब्रिटिश सरकार के दमनकारी नीति का शिकार हुआ। ध्यान रखना है, कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो रोहिल खंड में प्रारंभ हुआ था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और काबुल के क्षेत्र में भी ये सक्रिय रहा। उसके बाद बंगाल और मध्य प्रांत में भी कई शाखाएं इसकी संचालित हुई। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के सितना में इसका मुख्यालय था। तो मुख्यालय पूछा जाता है। बिहार में भी बहावी आंदोलन बहुत चर्चा में रहा था, तो बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछने की संभावना रहती है, तो ध्यान रखेंगे। मुख्यालय अवश्य ध्यान रखेंगे। मुख्यालय कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो सितना में था। यह अवश्य ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1850 में मुख्यालय की स्थापना की गई थी। अब है कि इससे जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे? तो इससे जुड़े हुए व्यक्ति में थे रायबरेली के सैयद अहमद, जो संस्थापक थे। सैयद अहमद थे। उसके बाद विलायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन, ये सभी पटना के थे और इसीलिए बीपीएससी का ये चुनिंदा प्रश्न है। इनायत अली और विलायत अली ने पटना में बहावी आंदोलन को अत्यंत सक्रिय रखा था, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? तो वली-उल्लाह के उपदेश एवं शिक्षा को लोकप्रिय बनाना था। अंग्रेज़ों का इन्होंने विरोध किया। सिख से युद्ध, धर्म की व्यक्तिगत व्याख्या पर जोर। तो ये सारे बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण है बहावी आंदोलन के संबंध में। ध्यान रखना है। इसके संस्थापक कौन थे? तो सैयद अहमद संस्थापक थे। नेक्स्ट है 1839 में तेयूनी आंदोलन। तेयूनी आंदोलन पूछा जाता है। तेयूनी आंदोलन कहाँ? तो ढाका में। कौन थे इसके संस्थापक? तो करामत अली जौनपुरी थे। कौन थे? करामत अली जौनपुरी थे। ये पूछा जाता है। उद्देश्य क्या था? तो इनका भी उद्देश्य था वली-उल्लाह के धार्मिक शिक्षा को आधार बनाकर और फराइजी आंदोलन हम लोग जब पढ़ेंगे आगे हो सकता है, ये हाजी शरीतुल्लाह के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसको इन्होंने विरोध किया था। ये जो तेयूनी आंदोलन ढाका में संचालित किया गया, वो फराइजी आंदोलन का विरोध किया गया। नेक्स्ट 1839 में ही तत्वबोधिनी सभा, जो अभी अभी हम लोग ब्रह्म समाज के संदर्भ में पढ़े थे, ब्रह्म समाज का जो एक विंग था वो तत्वबोधिनी सभा था और वो भी कलकत्ता में स्थापित किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इनके द्वारा राजा राम मोहन राय के जो विचार थे उसका समर्थन किया गया, उसका प्रचार प्रसार किया गया। आगे है कूका आंदोलन। इसे ही नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह कूका आंदोलन के संस्थापक में जैसे बालक सिंह और राम सिंह दिया गया है, कई जगह भगत जवाहर मल भी रहता है। इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। भगत जवाहर मल जो इसी कूका आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इसे नामधारी आंदोलन भी कहा जाता है और
ये भाइनी जो है पंजाब के लुधियाना ज़िले में स्थित है, उन सब क्षेत्रों में अत्यधिक सक्रिय रहा था। तो ध्यान रखेंगे नामधारी या कूका आंदोलन। उसके बाद है इसका उद्देश्य क्या था, तो सिखों के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रयास करना, भक्ति और शुद्धता पर बल देना। नेक्स्ट है 1848 में स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। तो हालांकि इसके संस्थापक नहीं दिए गए हैं। ध्यान रखना है कि सामाजिक प्रश्न पर बहस करना और विज्ञान को लोकप्रिय बनाना। धार्मिक कट्टरता से अधिक जो वैज्ञानिक चेतना का विकास है उसको लोकप्रिय बनाने में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट है परमहंस मंडली। इसका ध्यान रखेंगे, जगह ध्यान रखेंगे स्थान, ये बम्बई में सक्रिय था। 1849 में ये स्थापित किया गया था। उद्देश्य था जातिवाद को दूर करना, जातीय बंधन को दूर करना। नेक्स्ट है रहनुमाई माजदा सभा। ये प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं। और बंगाली जी, फरदौन जी और नरोजी, 3 जी जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। तो इन तीनों को याद रखेंगे। ये खास करके पारसी धर्म से रिलेटेड था, पारसियों का धर्म सुधार है। तो एक तरह से हम लोग जैसे कूका आंदोलन है तो ये सिखों के सामाजिक धार्मिक सुधार से है, या अभी बहावी आंदोलन देखें तो कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम धर्म है उस समय के इस्लाम धर्म है, वलीउल्लाह के विचार, उनके उपदेश के प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ था। उसी तरह ये हम लोग देखते हैं रहनुमाई माजदा सभा है, तो इसमें पारसियों का जो धर्म सुधार है उस पर अत्यधिक फोकस किया गया था। और ये एक पत्रिका है जो ध्यान रखने की चीज़ है, इसको अवश्य ध्यान रखेंगे। पारसियों में ही रफ्त गफ्तार पत्रिका शुरू किया गया था। रफ्त गफ्तार दादा भाई नौरोजी के द्वारा, कई बार विकल्प में अलग भी देते हैं लेकिन ध्यान रखेंगे रफ्त गफ्तार मुख्य रूप से दादा भाई नौरोजी के संबंध में है। इसका प्रकाशन किया गया था जिसका अर्थ होता है सत्य बताने वाला। नेक्स्ट है राधा स्वामी आंदोलन। इसका एरिया कहाँ था, आगरा था। इसके संस्थापक कौन थे, तो तुलसी राम और शिव दयाल साहब थे। 1861 में यह आंदोलन चलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, राधा स्वामी आंदोलन का उद्देश्य था जीव आत्मा परमात्मा पर बल, आत्मा तथा भक्ति के मिलन का मोक्ष प्राप्ति को साधन बताना, शराब और मांसाहार जैसे चीज़ों का विरोध, धर्मशास्त्र, मूर्ति पूजा और तंत्र मंत्र का विरोध, सादगी पूर्ण जीवन पर बल। तो राधा स्वामी आंदोलन का उद्देश्य था सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है, शराब और मांसाहार का विरोध। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। 1866 के क्रम में देवबंद आंदोलन चलाया गया था। देवबंद और सहारनपुर जो आप यूपी में है, तो देवबंद आंदोलन 1866 में चलाया गया था। किनके द्वारा, तो ननौतवी और गंगोही 2 प्रमुख व्यक्ति है जिनको ध्यान रखना है, देवबंद आंदोलन से जुड़ा हुआ है, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। सामान्यतः चूँकि देवबंद और देवता से संबंधित है तो ये पकड़ में नहीं आता है कि इसके संस्थापक कौन हो सकते हैं। ध्यान रखना है कि मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही जो हैं वो इसके संस्थापक रहे हैं। और भी जुड़े हुए हैं जैसे शिबली नुमानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद उल हसन। तो इन सब व्यक्ति को भी कई बार दे दिया जाता है विकल्प में कि देवबंद आंदोलन से कौन जुड़े नहीं थे। तो उसमें 4-5 नाम होता है जिसमें एक आध ऐसे नाम दे दिए जाते हैं जो इस विकल्प में नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इस्लाम के उदारवादी व्याख्या, इस्लाम की उन्नति के प्रयास, पश्चात शिक्षा पद्धति का विरोध। इसमें जैसे सैयद अहमद खां जो थे, जो शुरुआती दौर में इस्लाम धर्म के उसमें सुधारवादी उपाय के लिए उन्होंने कई सारे प्रयास किए थे, तो उसके सिद्धांतों को इन्होंने विरोध किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का इन्होंने समर्थन किया था, देवबंद आंदोलन जो था। तो इसको ध्यान रखने की चीज़ है। नेक्स्ट है, अब है कि भारतीय ब्रह्म समाज। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि तत्वबोधिनी सभा, उसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन ने इसकी शुरुआत की थी और उद्देश्य था समाज सुधार में क्रांतिकारी परिवर्तन
1866 में इसकी स्थापना की गई थी। तो वर्ष भी पूछे जाते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में की गई थी। संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। इसका कई बार वर्ष पूछा जाता है। स्थापना कहाँ किया गया था? तो बॉम्बे में। भारतीय ब्रह्म समाज कहाँ स्थापना किया गया था? कलकत्ता में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे, गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर। ये 3 प्रमुख थे। कई बार तीनों ऑप्शन में अगर हों तो आत्माराम पांडुरंग को टिक लगाना है। इनका उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धार्मिक विचारधारा प्रथा में सुधार, एकेश्वरवाद का समर्थन, महिलाओं की दशा में सुधार, धार्मिक रूढ़िवादिता, जातीय भेदभाव का विरोध करना था। नेक्स्ट है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। कोलकाता में ही स्थापित किया गया था। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो कि केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन दोनों के संस्थापक केशव चंद्र सेन ही थे। इस भारतीय समाज में जो कुछ भी परंपराएं थी, कुरीतियाँ थी, इसका इन्होंने विरोध किया। जैसे बाल विवाह, महिलाओं की सामाजिक दशा में सुधार का प्रयास किया इन्होंने। ब्रह्म पद्धति जो है कानूनी दर्जा की, इन्होंने ब्रह्म पद्धति को कानूनी दर्जा देने की वकालत किया था। उसके बाद है आर्य समाज। इस दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होते रहते हैं, प्रार्थना समाज और आर्य समाज में। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, जो कि दयानंद सरस्वती के द्वारा कहाँ किया गया था? बम्बई में किया गया था। उसके बाद है दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। ये भी पूछे जाते हैं कई बार प्रश्न में। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। अब आइए कि आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? तो हिंदुओं को अपने धर्म में गहरी आस्था रखने का सलाह दिया गया। इसी संस्था का जो नारा है वो था वेदों की ओर लौटो। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद है हिंदू के धर्मांतरण पर इन्होंने रोक लगाने का प्रयास किया। वेदों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। ब्राह्मण के विशेषाधिकार, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, अभी भी जैसे हम लोग देखते हैं DAV, तो यही है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना आर्य समाज के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है अलीगढ़ स्कूल की स्थापना 1875 में अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित था और अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। और इनके द्वारा जो एक कॉलेज की स्थापना की गई थी वो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कालांतर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया। तो ध्यान रखना है, अगर ये पूछा जाएगा कि मूलतः अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस संस्था से संबंधित है, तो इसका नाम हो जाएगा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और इसकी स्थापना 1877 में हुई थी और ये अलीगढ़ आंदोलन से जुड़ा था। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ये सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि धार्मिक तर्कवाद। धार्मिक तर्कवाद मुस्लिम धर्म में सुधार लाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन। ये जो इस्लाम धर्मावलंबी थे उसके लिए ये बहुत बड़ा चीज़ था कि जो उसका एजुकेशन सिस्टम जो था वो एक पारंपरिक शिक्षा व्यवस्थाएं थी, मदरसाओं तक सीमित थी। लेकिन सर सैयद अहमद खां जैसे विचारक, इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का भी समर्थन किया और इससे मुस्लिम धार्मिक समुदाय के लोगों को भी उसका उत्थान हुआ और वो विश्व के एजुकेशन सिस्टम से वो अवगत हुए और उनका जो है समाज सुधार और उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन, वैज्ञानिक सोच में बढ़ावा हुई। तो ये सर सैयद अहमद खां एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। 1864 में इनके द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। पीछे भी हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। उसके बाद इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी जिसका नाम था तहजीब उल अखलाक। पूछे जाते हैं कि तहजीब उल अखलाक पत्रिका के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर है सर सैयद अहमद खां। 1877 में ये उर्दू पत्र का प्रकाशन किया था। तो ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो मैडम SP ब्लावस्की और अमेरिकी कर्नल HS अलकाट। तो विकल्प में दिए जाते हैं ब्लावस्की एवं अलकाट। ये जो 2 व्यक्ति हैं, एक रूस से रिलेटेड है और दूसरा अमेरिका से रिलेटेड है। तो ध्यान रखेंगे 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो ये है
ब्लावस्की और अलकाट। अब है कि इसकी स्थापना कहाँ की गई, तो ये भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। अमेरिकन महिलाएं भी थी संस्थापक में, कर्नल एच.एस. अलकाट। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो न्यूयॉर्क में की गई थी। कालांतर में जो है इसके मुख्यालय को मद्रास के निकट अड्यार नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये सारे चीज़ इसमें जो है इम्पोर्टेंट है। पहला है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, 1875 में। स्थापना कहाँ किया गया था, न्यूयॉर्क। भारत में इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो मद्रास के निकट अड्यार में। संस्थापक कौन थे, ब्लावस्की। ये किस देश से जुड़ी थी, रूस से। उसके बाद साथ में और कौन सहायक थी, तो एच.एस. अलकाट। ये किस देश से जुड़ी हुई थी, तो अमेरिका से। उसके बाद भारतीय जो थी महिला एनी बेसेंट जो हालांकि ये भी भारत की नहीं थी मूलतः, लेकिन भारतीय आंदोलन में सक्रिय हो चुकी थी, भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में। तो कालांतर में ये भी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गई, एनी बेसेंट भी जुड़ गई। ये पहली ऐसी विदेशी महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो ध्यान देने की बात है कि उपनिषद जो भारतीय अध्यात्म से जुड़ा हुआ जो धर्मशास्त्र है, उसमें इन्होंने अपनी आस्था प्रकट किया। तो उपनिषद से प्रेरणा लेना, वेदांत दर्शन को महत्व देना और भारत के जो प्राचीन धर्म दर्शन और मानवता है उसका प्रचार प्रसार करना, ये सारी बातें थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है साधारण ब्रह्म समाज। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ब्रह्म समाज कालांतर में तत्वबोधिनी सभा, आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज आदि कई सारे संस्थाओं में विभक्त हो गया। तो ये भी कलकत्ता से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना 1878 में की गई थी। और जब व्यक्ति विशेष का नाम पूछा जाए तो ये दोनों नाम अत्यंत आवश्यक है कि साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। कई जगह शिव नारायण शास्त्री भी लिखा रहता है या शिव नारायण अग्निहोत्री भी लिखा रहता है। तो इसे अवश्य ध्यान रखेंगे। साधारण ब्रह्म समाज को कलकत्ता में स्थापित 1878 में। और उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था समाज सुधार। नेक्स्ट है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जो भारत के दक्षिण महाराष्ट्र पूना के क्षेत्र में यह स्थापित किया गया था 1884 में। वर्ष याद रखेंगे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 1884। संस्थापक कौन थे, एम.जी. रानाडे, बी.जी. छिबदोनकर और जी.जी. आगरकर। तो 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं। अगर बड़े स्तरीय परीक्षाएं हैं तो उसमें तीनों का नाम देख के पूछा जाएगा कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से इनमें से कौन नहीं जुड़े थे। इसी में मान लिया जाए कि ऑप्शन 1 में दे दिया जाएगा एम.जी. रानाडे, ऑप्शन 2 में दे दिया जाएगा बी.जी. छिबदोनकर, ऑप्शन 3 में दिया जाएगा जी.जी. आगरकर, ऑप्शन 4 में दे दिया जाएगा मान लीजिए एनी बेसेंट। तो उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से निम्न में से कौन व्यक्ति नहीं जुड़े थे। तो ये तीनों नाम को ध्यान रखना होता है। या फिर ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे, और इस तीनों में से कोई भी एक नाम दे दिया जाएगा। ध्यान रखना है कि 3 नाम अलग रहेगा और कोई एक नाम जो है वो इन तीनों में से कोई एक दे दिया जाएगा। जैसे या तो एम.जी. रानाडे दे दिए जाएंगे, या बी.जी. छिबदोनकर दे दिए जाएंगे, या जी.जी. आगरकर दे दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना है ये तीनों में से जो नाम रहेगा उसी को हम लोग टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है, इसमें दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का उद्देश्य क्या है, तो ये पश्चिम भारत में शिक्षा और संस्कृति का प्रोत्साहन, प्रचार प्रसार, और इनके द्वारा ही पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये एक अलग प्रश्न है। कई बार पूछा जाता है कि फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी, उत्तर हो जाएगा पूना। कब किया गया था, तो 1885 में। ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना जिस वर्ष हुई थी उसी वर्ष फर्ग्यूसन कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। किनके द्वारा की गई थी, तो वहाँ इन तीनों व्यक्ति का ध्यान रखेंगे नाम। इन तीनों में से जो कोई भी होगा उसको हम लोग उत्तर में शामिल कर लेंगे। आगे है सेवा सदन। ये भी महत्वपूर्ण संस्था है जो सामाजिक धार्मिक सुधार से जुड़ा हुआ था, और ये बी.एम. मालवाड़ी के द्वारा सेवा सदन की स्थापना की गई थी।
कहाँ किया गया था? तो बम्बई में। कब किया गया था? 1885 में। तो फर्गूसन कॉलेज भी हो गया 1885 में, और सेवा सदन भी हो गया 1885 में। ध्यान रखना है कि सेवा सदन का उद्देश्य क्या था? तो बाल विवाह का विरोध करना, विधवा पुनर्विवाह की वकालत करना और सामाजिक रूप से शोषित महिलाओं का उत्थान। तो एक तरह से ये सामाजिक धार्मिक सुधार में जो समाज में कुरीतियाँ थी, महिलाओं का शोषण होता था, तो ऐसे ऐसे संस्थाओं ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए। पैरेलली एक तरह समाज सुधार चल रहा था, दूसरी तरफ राष्ट्रीय आंदोलन के भी कवायद चल रहे थे। तो इन सभी संस्थाओं को ये सभी तारीफ़ करने के योग्य है कि उस समय में ही इन लोगों का सोच इस स्तर का था कि बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ, विधवा की समस्याएं या फिर और महिलाओं की समस्याएं, महिलाओं की शिक्षा, इन सभी पे इन सभी संस्थाओं के द्वारा फोकस किया गया। आगे ध्यान रखेंगे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय सोशल कॉन्फ्रेंस जो है कॉन्फ्रेंस है, ये ध्यान रखना है। बम्बई में ही किया गया था 1887 में कांग्रेस की स्थापना के बाद, और ये थे एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव। एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव, जिसका उद्देश्य था समाज सुधार। आगे है देव समाज। ध्यान रखना है, कई बार वेद समाज रहता है और एक देव समाज है, तो ये है देव समाज। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे लाहौर में किया गया था, 1887 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था धार्मिक सिद्धांत ब्रह्म समाज से मिलते जुलते थे, सामाजिक आचार संहिता का निर्माण कि समाज में किस तरह के नियम होने चाहिए, उसके पक्षधर थे। समाज की कुछ कुरीतियाँ जैसे रिश्वत, जुआ, शराब, मांसाहार, इस सब भोजन पर प्रतिबंध के समर्थक थे। तो ध्यान रखना है देव समाज। स्थापना कहाँ किया गया? लाहौर में। संस्थापक कौन थे? शिवनारायण अग्निहोत्री थे। कब किया गया था? 1887 में किया गया था। आगे है अहमदिया आंदोलन। तो नाम से भी स्पष्ट है मिर्ज़ा गुलाम अहमद, लेकिन कई बार जो है ट्रैप में लेने के लिए आपको विकल्प में ऐसे ही नाम दिए जाएंगे जहां हम लोग फंसते हैं, जैसे मिर्ज़ा गुलाम अहमद है या सर सैयद अहमद खां है। तो इस तरह के ऑप्शन को ध्यान रखना होता है। अहमदिया आंदोलन गुरदासपुर ज़िला पंजाब में शुरू किया गया था। वर्ष है 1889 में। संस्थापक थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। उद्देश्य क्या था? तो उस समय जो ब्रिटिश शासन में जो एक धर्म परिवर्तन की कवायद शुरू की गई थी ईसाई मिशनरी के द्वारा, वो जैसे इस्लाम को भी ईसाई में परिवर्तित किए, कई सारे हिंदू को भी इस्लाम में परिवर्तित किए, तो इस्लाम का धर्म परिवर्तन से बचाव किया इन्होंने। हिंदू धर्म में भी पुनर्जागरण लाने का प्रयास किया, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद सार्वभौमिक धर्म में आस्था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने स्वयं को मसीहा कहा। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन से व्यक्ति ऐसे हैं समाज सुधार से संबंधित जिन्होंने स्वयं को मसीहा कहा, तो उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। उसके बाद इन्होंने भगवान कृष्ण का अवतार बताया स्वयं को, तो कथन दे करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। दूसरा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा स्वयं को मसीहा कहा गया था। अब इसी में दे देंगे कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, और इनमें से कोई नहीं सही है, तो दोनों सही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक में अपने सिद्धांतों की व्याख्या की थी। तो ये पुस्तक है बहरीन ए अहमदिया, जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा लिखा गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 1892 में मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? उत्तर है वीर सेलिंगम पंतुलू। वीर सेलिंगम पंतुलू ने सामाजिक शुद्धता आंदोलन, विधवा के शोषण तथा देवदासी प्रथा का विरोध किया। ये ध्यान रखने की चीज़ है। और ये संस्था कहाँ था? तो मद्रास में। मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? वीर सेलिंगम पंतुलू। 1892 में इन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी।
नेक्स्ट है 1897 में, इससे हम लोग अवगत हैं ही, रामकृष्ण मिशन जो बंगाल में स्थापित किया गया था। कालांतर में बेलूर एवं मायावती इसकी गतिविधि का मुख्य केंद्र हो गया। इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था, ये भी ध्यान रखेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 1863 में, और 1863 से 1902, ये ध्यान रखना है। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनका जो जीवन काल है वो 1836 से 86 है। अब इस संस्था का क्या उद्देश्य है? तो प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथ, वैदिक मान्यता, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और सामाजिक कुरीति जैसे जाति प्रथा, सामाजिक उत्पीड़न, हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वास, महिलाओं की स्थिति और शिक्षा में सुधार का समर्थन, तो ये सभी राम